नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती हैं। तो आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी को और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक लगातार नए शोध करते रहते हैं। कुछ ऐसी तकनीकें आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि खेती किसानी को और भी ज़्यादा आसान बनाया जा सके। आधुनिक तकनीकें अपनाकर जहां आप खेती को आसान बना सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसकी लागत को भी कम किया जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे किस तरह से सब्जियों की क्यारी में आपने नालीदार जस्ती चादर का उपयोग करना है और कैसे आप इसमें आसानी से सब्जियों की खेती कर सकते हैं। हमारे देश में शाकाहार बड़े पैमाने पर किया जाता है। यही वजह है कि यहाँ सब्जियों की खपत काफी ज्यादा है। ताजा फल और सब्जी उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। यहाँ पाई जाने वाली अलग अलग तरह की जलवायु अलग अलग तरह की सब्जियां उगाने में मददगार हैं। फिलहाल देश भर के किसान हर साल करीब 18 करोड़ टन सब्जियां उगा रहे हैं। यही वजह है कि 2019-20 के दौरान 7,50,000 टन सब्जियों का निर्यात किया गया। निर्यात के इन आंकड़ों में प्याज शामिल नहीं है। बहुत सी सब्जियों की सीधी बिजाई नहीं होती, बल्कि पहले उनकी नर्सरी तैयार की जाती है, फिर उन्हें मुख्य खेत में रोपा जाता है। सब्जियों के पौधे काफी नाजुक होते हैं और उनकी नर्सरी को बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। देखभाल और उन्नत तरीके से खेती करने के लिए नई नई तकनीकें सामने आ रही हैं। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में सब्जियों की नर्सरी तैयार करने के लिए नालीदार जस्ती चादरों का उपयोग किया जा रहा है। कमाल की बात तो ये है कि इस तकनीक को किसी वैज्ञानिक ने नहीं, बल्कि एक किसान ने इजाद किया है। इजाद करने वाले किसान कामोदेबो सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी ये तकनीक सब्जी किसानों को नई राह दिखा रही है। ये ऐसी तकनीक है जिसमें बीज की बुआई के बाद नर्सरी की क्यारियों को ढकने के लिए टाट की जगह नालीदार जस्ती चादरों का इस्तेमाल किया जाता है। नालीदार जस्ती चादर क्यारी के तापमान को बढ़ा देती है, जिससे बीज जल्दी अंकुरित होकर निकल आते हैं। चूंकि क्यारी ढकी होती है, इसलिए वाष्पन की समस्या नहीं हो पाती और मिट्टी में नमी बनी रहती है। जाहिर है, इससे पानी की बचत होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस विधि में बीज अंकुरण तक सिंचाई करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब बीज अंकुरित हो जाता है, तो चादरों को हटाकर अगली नर्सरी के लिए रख दिया जाता है। टाट के मुकाबले जस्ते की चादरें ज्यादा टिकाऊ होती हैं और फसल लागत को भी कम कर देती हैं। इस विधि से उगी पौध ज्यादा गुणवत्ता वाली होती है। इसीलिए जो किसान ऐसी पौध तैयार नहीं कर पाते, वो दूसरे किसानों से पौध खरीद लेते हैं। इस तकनीक को अपनाने के बाद पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली के अलावा प्याज और टमाटर में अधिक लाभ दर्ज किया गया। 2018-19 के दौरान कामदेबो सिंह ने छोटी सी जमीन से 5.25 लाख रुपए कमाए। बेहतर नतीजों के लिए नर्सरी क्यारियों को अच्छे से तैयार करना होगा। क्यारियों से खूंटी, ठूंठी या कोई दूसरी अवांछित वस्तु को हटाना होगा। इसके बाद गोबर की अच्छी खाद और नदी के तल की रेत डालें। बीज बोने के बाद क्यारियों में गोबर की कुछ खाद ऊपर से छिड़क दें और फिर रोज गेंद से पानी दें। इसके बाद इसे जस्ती चादरों से ढक दें। एक बात का और ध्यान रखें, बीज बोने से पहले नर्सरी की क्यारियों को अच्छी तरह समतल कर लें। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डाल लेते हैं कृषि कैलेंडर पर। जनवरी माह अंगूर, आड़ू, अनार व नाशपाती की पौधशाला तैयार करने के लिए अनुकूल है, लेकिन पौधशाला लगाने के समय दीमक नियंत्रण का कार्य अवश्य कर लें। अंगूर की बेलें 17 जनवरी से 17 फरवरी तक 10 फुट के फासले पर लगा दें। नई बेलों में गोबर की खाद 20 किलोग्राम प्रति बेल के हिसाब से डालें, साथ ही सिंचाई करें। बेल चढ़ाने के तरीकों में हेड, निफिन, टेलीफोन तथा बाबर मुख्य है। किसान इनका चुनाव भी किस्मों के हिसाब से करें।
इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस हमारे अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से हमारी फसलों को तो क्षति पहुंचती है, साथ ही साथ पर्यावरण को भी नुकसान होता है। ऐसे में अगर जैविक खेती का उपयोग किया जाए तो निश्चित तौर पर पर्यावरण, मानव शरीर और फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी जी से, जिन्होंने जैविक खेती को अपनाया और साथ ही साथ दूसरे किसानों को भी जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया। कमला पुजारी का जन्म कोरापुट जिले में आदिवासी बहुल गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। कमला का परिवार पारंपरिक खेती से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण बचपन से ही ये खेतों की मिट्टी और बीजों के साथ खेलती हुई बड़ी हुई। अनपढ़ होने के बावजूद कमला पुजारी ने धान के विभिन्न किस्म के संरक्षण को लेकर अपनी अलग पहचान बनाई है। कमला पुजारी हमेशा से पारंपरिक धान के बीज के लिए जानी गई हैं। कमला के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें 16 मार्च 2020 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। कमला को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण पहचान मिलती आई है। यही कारण है कि उन्हें पहले भी कई और सम्मानित पुरस्कार मिलते रहे हैं। इससे पहले उन्हें 2004 में ओडिशा राज्य सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला किसान सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। कमला हमेशा पारंपरिक खेती के लिए समर्पित रही हैं। इसके लिए ओडिशा के जयपुर में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन से बुनियादी खेती की तकनीक भी सीखी। फाउंडेशन ने कमला को अपने गांव की कुछ अन्य महिलाओं के साथ एक बीज बैंक बनाने में भी मदद की। अपने प्रशिक्षण के समाप्त होने के बाद कमला ने अन्य लोगों और साथी किसानों को रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया। वो और कुछ साथी ग्रामीणों ने समूह बनाए और घर घर जाकर आसपास के गांवों में जैविक खेती के बारे में जागरूकता फैलाई। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप पटपूत गांव और नवरंगपुर जिले के पड़ोसी गांवों में किसानों ने रासायनिक खाद छोड़ दी। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन में परीक्षण समाप्त होने के बाद कमला जैविक खेती में जुट गई। कमला खुद तो जैविक खेती करती ही थी, साथ ही गांव के अन्य किसानों को भी रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में भी अवगत कराती थी। यही नहीं, रासायनिक उर्वरकों को खेती में इस्तेमाल न करने के लिए और बंद करने के लिए प्रोत्साहित भी करती थी। कमला ने दुर्लभ प्रकार के 100 से ज्यादा बीज जैसे धान, हल्दी, तिल्ली, काला जीरा, महाकांता और फुला एकत्र किए हैं। इन्होंने धान की उन देसी किस्मों का संरक्षण किया है जो लगभग विलुप्त ही हो चुकी थी। वर्ष 2002 में कमला जैविक खेती पर आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर जोहान्सबर्ग गई, जहां जैविक खेती के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए दुनिया भर के प्रतिभागियों ने उनकी सराहना की। वर्ष 2018 में इन्हें ओडिशा राज्य बोर्ड के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। कमला पुजारी पहली ट्राइबल महिला हैं जिन्हें ये गौरव प्राप्त हुआ। इस प्रकार इन्होंने आने वाले युवा किसानों के लिए प्रोत्साहन का काम किया। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। अब कार्यक्रम में समय हो चला है शामिल करने का हमारे किसान भाई बहनों के कृषि से संबंधित सवाल और कृषि वैज्ञानिकों के जवाब। चलिए
शुरुआत करते हैं आज अपने कार्यक्रम किसानों के सवाल और विशेषज्ञों के जवाब के। तो इसमें हम लेते हैं अपने अलग अलग किसानों के प्रश्न। विनोद कुमार जी मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, चने की फसल में दवा डालने के बाद सिंचाई की जानकारी चाहते हैं सर। मैं बताना चाहूँगा कि चने के अंदर बुआई के तुरंत बाद हम खरपतवारनाशी के छिड़काव की सिफारिश करते हैं और चने की फसल में हम पहली सिंचाई तब देते हैं जब उसमें पुष्पन के साथ साथ तकरीबन 50% तक फलियां बन जाती हैं, तब उसमें सिंचाई दी जाती है। उससे पहले हम सिंचाई देने की सिफारिश नहीं करते, क्योंकि ये दलहनी फसल होने के कारण अगर किसान भाई उसमें प्रारंभिक अवस्था में पानी दे देते हैं तो ज़मीन सख्त हो जाती है और हवा का संचार नहीं हो पाता, क्योंकि एक दलहनी फसल होने के कारण वातावरण की जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है उसका स्थायीकरण का काम चने के अंदर होता है जीवाणुओं के द्वारा। राइजोबियम एक विशेष जीवाणु है जो इस कार्य को करता है, और अगर पानी दे देते हैं किसान भाई तो ज़मीन कॉम्पैक्ट हो जाती है, उसमें हवा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, कम हो जाता है, और जो सूक्ष्म जीवी हैं उसकी गतिविधि कम हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों को हम ये सिफारिश करते हैं कि आप प्लेवा करके बिजाई करें और पहली सिंचाई आप जो है अपने चने की फसल में तब दें जब आपके खेत में पुष्पन और के साथ साथ फलियों का निर्माण आरंभ हो गया है। जी सर, इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करते हैं विनोद जी ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। कार्यक्रम में लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं खेती में नए बदलावों और तकनीकों के बारे में, जिनका प्रयोग कर आप खेती को आसान बना सकते हैं और साथ ही साथ उससे लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं फार्मर फर्स्ट परियोजना के अंतर्गत अंतर्वर्तीय खेती और उसके लाभ के बारे में। आज हम बात करेंगे फार्मर फर्स्ट परियोजना के अंतर्गत अंतर्वर्तीय खेती के बारे में। हमारे बीच में डॉक्टर रवि यादव जी मौजूद हैं, जो आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना मध्य प्रदेश से हैं। हम उनसे जानते हैं इसके बारे में। रवि गौतम जी, ये बताइए कि ये अंतर्वर्ती जो खेती है वो क्या है? सर, जो मुख्य फसल होती है उसके बीच में कम शॉर्ट ड्यूरेशन वाली जो फसल ली जाती है उसे अपन अंतर्वर्ती खेती कहते हैं। अंतर्वर्ती खेती के फायदे क्या हैं? सबसे पहला इसका जो फ़ायदा होता है वो ये देखा जाता है कि अपन जो मुख्य फसल के दो कतारों के बीच में या जो दो कतारों के बीच में जो जगह बचती है उस जगह का उपयोग अपन अंतर्वर्ती खेती के रूप में करते हैं। जो अंतर्वर्ती खेती आप जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें जो पहले साधारण तरीके से करते थे, अब जो अंतर्वर्ती खेती के तरीके से कर रहे हैं, तो दोनों के अंदर अंतर क्या है? दोनों के अंदर से ये अंतर है कि अपन जैसे हमारा साधारण तरीके से खेती करते हैं तो इसमें क्या अपन ने कोई फसल लगाई, जैसे कि एक एग्जांपल देके अपन उदाहरण देके बात करें, चने का मुख्य फसल होती है, उसके बीच में जो दो कतारों के बीच में अपन दो कतारों के बीच में अपन एक फसल अंतर्वर्ती धनिया के रूप में अपन एक कतार लगाते हैं। और इसमें क्या होता है सर कि जैसे मान लो अपनी दो कतार हैं
तो दो कतार के बाद अपन एक कतार धनिया की अंतर्वर्ती फसल के रूप में लेंगे। उसको लेने के बाद ये देखा जाता है कि जो अपना अंतर्वर्ती धनिया की जो फसल ली गई है उसका अपन 4 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज इसमें लगाया जाता है। और इसकी जो इसके फ़ायदे हैं, देखा जाए कि जो अनुपयोगी जो 2 कतार की जगह खाली पड़ी रहती है उस जगह का उपयोग करना मेन उद्देश्य रहता है। दूसरा इसका जो उद्देश्य होता है कि अपन जो चना में फली भेदक जो कीट आता है उस कीट का जो नियंत्रण है धनिया के रेपेलेंट के कारण कर सकते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि जो कीट का भी नियंत्रण होता है, तो साथ ही साथ इसके अंदर तो इसकी जो उपज है क्या वो भी बढ़ती है इसमें? बिल्कुल, जैसे कि फली भेदक जो कीड़ा जो आता है चने के ऊपर, जिसके कारण फली में छेद होता है तो कहीं ना कहीं क्वालिटी भी इसकी गिर जाती है, जिसके कारण जो मार्केट रेट है वो कम मिलती है। फली जो कीट है जो वह धनिया जो अंतर्वर्ती खेती है तो उसका रिपेलेंट का काम करते हुए उसकी जो स्मेल आती है उसके कारण जो मुख्य फसल चना में इस कीट का प्रकोप काफ़ी हद तक कम हो जाता है। गुणवत्ता में भी इसमें जो जैसे आपने बताया कि जो चना लगाया है तो क्या चने की गुणवत्ता में भी उसमें बढ़ोतरी होती है? यस, चने में गुणवत्ता के साथ साथ इसकी उपज में भी वृद्धि देखी गई है। जैसे मान लो अपना जी किसी चना लगा हुआ है जहाँ पर धनिया ने अपना अंतर्वर्ती खेती नहीं ली है, तो उसमें अंतर्वर्ती जो खेती नहीं ली है तो उस चना वाले प्लॉट में जो उपज है वो करीब 2 कुंटल से 2.5 कुंटल तक उपज जो है अपनी फली भेदक कीट के कारण कम आती है। जैसे आपने बताया गुणवत्ता बढ़ी, जब गुणवत्ता बढ़ी तो इसमें जो मार्केट में जो दाम है क्या उसमें जो दाम में उनको अच्छे दाम मिलते हैं? जी, जब उसकी क्वालिटी अच्छी होती है तो उसके दाम जो है रोगी जो फसल होती है उसकी जो उपज होती है उससे अधिक इससे दाम मिलते हैं। देखिए, अभी आपने जाना कि हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि जब आप अंतर्वर्तीय खेती करेंगे तो उसमें आपकी दाम में भी वृद्धि होगी, साथ ही साथ कीड़े के जो रोग हैं उससे भी आपको निदान मिलेगा और आपकी जो गुणवत्ता है फसल की वो भी बहुत अच्छी होगी। आइए कृषि से जुड़ी कुछ और हलचलों पर डालते हैं नजर। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के साथ असम में राष्ट्रीय कृषि बागवानी मेला 2021 का आयोजन किया गया, जिसका शुभ आरंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। 21 से 23 जनवरी तक मेले का आयोजन गोलाघाट जिले के बोकाखात में हो रहा है। कोविड के कारण आयोजन वर्चुअली है, पर उत्साह कायम है। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी योजनाओं का उद्देश्य किसानों की माली हालत सुधारने का है। श्री तोमर ने कहा कि असम के आंचल में इतनी फसलें हैं जो शायद ही देश के किसी अन्य प्रांत में उपलब्ध हों। असम फल फूल, सब्जियों, सुगंधित फूलों, औषधीय फसलों व दुर्लभ वनस्पति एवं जीवों से समृद्ध है। वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने असम में कई अनुसंधान केंद्र खोले हुए हैं। असम कृषि विश्वविद्यालय को ICAR द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के जरिए आर्थिक मदद दी जा रही है। आसाम हमारे देश का और पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा राज्य है। आसाम कृषि के दृष्टि से प्रधान है और मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, पूर्वोत्तर क्षेत्र के आसाम राज्य में कृषि बागवानी की दृष्टि से इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में सम्मिलित होकर बहुत ही प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। मुझे यह भी बताया कि इस मेले का आयोजन एक क्षेत्रीय उत्सव के रूप में होता था, लेकिन सने सने आसाम सरकार के प्रयत्नों का प्रतिफल है और हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद जी का प्रयास है, जिससे इस बागवानी मेले ने
अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर लिया है। यह हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इस बार यह मेला गोलाघाट जिले में आयोजित हो रहा है। कोविड का संकट है, इसलिए इस मेले का आयोजन वर्चुअल हो रहा है, लेकिन फिर भी पूरे राज्य में कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले भाइयों और बहनों में उत्साह भरपूर है। मेले के अवसर पर आप सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। आसाम हमारे देश का और पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा राज्य है। आसाम कृषि के दृष्टि से प्रधान है और मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आसाम के आंचल में इतनी फसलें हैं, शायद ही देश के किसी और अन्य प्रांत में इतनी फसलों की उपलब्धता हो। केंद्र सरकार की योजनाएं, उनका क्रियान्वयन, राज्य सरकार की योजनाएं, उनका क्रियान्वयन, किसानों को वाजिब हक उन्हें मिल सके, इस दृष्टि से जो सर्बानंद सोनोवाल जी का प्रयास है वो निश्चित रूप से बहुत ही अभिनंदनीय है। मैं उन्हें और उनकी टीम को अपनी ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुझे कहते हुए भी खुशी है कि सोनोवाल जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका ठीक प्रकार से अमल करने का प्रयत्न किया जा रहा है। चाहे हर गरीब आदमी को जिसके पास अपना आवास नहीं है उसे प्रधानमंत्री आवास देने का मामला हो, जिस गांव में सड़क नहीं है वहां प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से सड़क देने का मामला हो, और हमारी तमाम सारी बहनें जो रोजगार के लिए लालायित रहती हैं उनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से लाखों महिलाओं को आजीविका देने का मामला हो, यह काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भली बात चल रहा है। मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका इस मौके पर स्वागत करना चाहता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि सोनोवाल जी का नेतृत्व या आसाम का नेतृत्व, इस नेतृत्व की स्वीकारोक्ति उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के कारण पूरे आसाम में बढ़ती जा रही है और उनके नेतृत्व में आसाम पूरी दुनिया में अपने नाम को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आज इस कार्यक्रम से बड़ी मात्रा में किसान भाई और बहन जुड़े हुए हैं। इस कृषि मेले के उत्सव के अवसर पर मैं सभी किसान भाइयों और बहनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आसाम में सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में ये दोनों जो हमारे नेता हैं ये कृषि के क्षेत्र को भी आगे बढ़ाएंगे और ग्रामीण विकास की योजनाओं को भी शत प्रतिशत क्रियान्वित करेंगे। आप सब किसान भाइयों का आशीर्वाद हमारे इन नेताओं को रहे, यही इस अवसर पर निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। किसान भाइयों बहनों, खेती से जुड़ी तमाम जानकारियां अब आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन में ही हासिल कर सकते हैं। आपने केवल एक ऐप को डाउनलोड करना है। आइए आपको बताते हैं कौन सी है वो ऐप और किस तरह से आप उसे आसानी से डाउनलोड करके खेती से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। फसल बीमा मोबाइल ऐप। क्रॉप इंश्योरेंस यानी फसल बीमा ऐप किसानों, राज्यों, बीमा कंपनियों और बैंकों सहित सभी हितधारकों के लिए उपयोगी है। ये ऐप कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण द्वारा किसानों के हित में लॉन्च किया गया है। फसल बीमा ऐप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना दोनों बीमा योजनाओं को कवर किया गया है। ये ऐप किसानों को बीमा की किस्त और उसकी कट ऑफ डेट के बारे में सूचित करता है।
बीमित किसान फसल खराब होने की शिकायत 72 घंटों में क्रॉप इंश्योरेंस यानी फसल बीमा ऐप पर दे सकते हैं। बीमा के साथ साथ किसानों को ऋण और बैंकों के साथ एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है। किसान मोबाइल ऐप और वेब पर फसल की लोकेशन के माध्यम से बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं और उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अंदेशा है। शनिवार को हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह पर वर्षा की संभावनाएं हैं। 2 दिन उत्तराखंड में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। शनिवार को हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर बरसात का अनुमान है। रविवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। शनिवार को केरल में इक्का दुक्का जगह बादल बरसेंगे। असम और मेघालय में 2 दिन इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाने की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में शनिवार को कुछ जगह घना कोहरा छा सकता है। पूर्वी और मध्य भारत में भी अगले 2 दिन रात का पारा स्थिर रहेगा। किसान साथियों, अब आइए जान लेते हैं देश भर की मंडियों का हाल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का बाजार भाव रहा 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। पालमपुर मंडी में इसका बाजार भाव रहा 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में सेब के सौदे हुए 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। जम्मू कश्मीर की राजौरी मंडी में सेब का बाजार भाव रहा 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उधमपुर मंडी में सेब की बिकवाली हुई 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सेब का बाजार भाव रहा 6,770 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मथुरा मंडी में इसके सौदे हुए 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। और आइए चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं ट्विटर प्लेट पर। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में केवल इतना ही। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।